नमस्कार दोस्तों, आज हमारी कहानी का विषय है एक सास की बेबसी। आज नई बहू माही को आए पूरे 2 महीने हो चुके थे, पर पता नहीं क्यों उसके चेहरे पर वो खुशी नजर नहीं आती थी जो होनी चाहिए थी। लगता था कि जैसे उसके दिल में कोई न कोई बात चल रही हो। हर पल यही लगता था। सास उर्मिला जी ने कई बार पूछने की कोशिश भी की, पर हर बार माही कुछ ना कुछ बहाना बनाकर टाल देती थी। सास उर्मिला जी भी यह सोचती रह जाती कि क्या पता, अभी नई नई शादी हुई है, नए घर में मन लगने में भी तो समय लगता है, इसलिए शायद बहुत ज्यादा बोल नहीं पा रही हो और इसलिए चुप रहती हो। एक दिन अचानक बिना बताए ही माही को लेने उसका भाई आ गया। अभी नई नई शादी हुई थी, इस कारण से उर्मिला जी ने भी मना नहीं किया। बहू के जाने के बाद उर्मिला जी ने अपने बेटे संजीव से पूछा, बेटा क्या बात है, बहू चुप चुप सी रहती है और चेहरे से भी लगता है जैसे कोई नाराजगी हो। कोई बात है क्या? पता नहीं मम्मी, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता, संजीव ने जवाब दिया। शायद मेरी गलतफहमी हो, पर फिर भी एक बार मन टटोल कर देखना चाहिए। क्या पता जो मुझसे ना बोल पा रही हो तुझसे बोल दे। ठीक है माँ, जब आएगी तब उससे बात करके देख लूंगा, कहकर संजीव अपने ऑफिस के लिए चला जाता है। शाम को जब संजीव घर आया तो देखता है कि उर्मिला जी उदास बैठी हैं। उन्हें यूं उदास देखकर संजीव ने पूछा, क्या हुआ माँ, आप ऐसे उदास क्यों बैठी हो? संजीव के सवाल पर उर्मिला जी ने संजीव की तरफ मायूसी भरी नजरों से देखा और कहा, बेटा कल रविवार है, तू एक काम कर, तेरा सामान मेरे कमरे में शिफ्ट कर ले, मैं तेरे कमरे में शिफ्ट हो जाती हूँ। अरे अचानक से कमरा शिफ्ट करने की बात कहाँ से आ गई माँ? और क्या परेशानी है जो कमरा शिफ्ट करने की बात कर रही हो आप? संजीव उर्मिला जी के पास बैठता हुआ बोला, बेटा मैं अकेली जान हूँ, तेरे पापा तो है नहीं, भला इतने बड़े कमरे का मैं क्या करूंगी, इसलिए बड़ा कमरा तू ले ले और मेरा सामान तेरे कमरे में शिफ्ट कर दे। अरे माँ रहने दो ना, क्या जरूरत है, आराम से रह तो रहे हैं, वैसे भी माही है नहीं, वो क्या सोचेगी और लोग माही के बारे में क्या क्या बातें बनाएंगे। अरे आते ही सास को उसके कमरे से निकाल दिया, संजीव हंसते हुए बोला। उसकी बात सुनकर उर्मिला जी चुप हो गई, पर दूसरे दिन संजीव के पीछे पड़कर उन्होंने कमरे में सामान शिफ्ट करा ही दिया। जब सब सामान कमरे में शिफ्ट हो ही गया तो उर्मिला जी बोली, बेटा एक काम और कर दे, तेरे ससुराल से जो सोफे आए हैं वो भी अपने कमरे में शिफ्ट कर ले। उनकी बात सुनकर संजीव बोला, माँ तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? पड़े रहने दो ना बाहर, मेहमान आएंगे तो बाहर बैठने के काम आएंगे। अरे पर हमारे अपने भी तो सोफे हैं ना, वो रख लेंगे हॉल में। अरे माँ कैसे बात कर रही हो, नए सोफे हैं, हॉल में ज्यादा अच्छे लगेंगे। नहीं नहीं, बहू के नए सोफे हैं, उसके कमरे में ही अच्छे लगेंगे। उनकी बात सुनकर संजीव एक पल के लिए चुप हुआ और फिर एक पल के बाद फिर से बोला, किसी ने कुछ कहा है क्या आपको? अचानक से संजीव के सवाल को सुनकर उर्मिला जी सहम गई, फिर बोली, नहीं नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा, बस उसे कमरे में रख दो। आखिरकार सोफे माही और संजीव के कमरे में शिफ्ट कर दिए गए। दूसरे दिन संजीव घर आया तो माही आ चुकी थी। संजीव को बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि माही का अभी कुछ दिन आने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। अक्सर संजीव नोटिस करता था कि माही और उर्मिला जी के बीच में अजीब सा तनाव बना रहता था। दोनों खुलकर बात भी नहीं करती थी। कुछ दिनों बाद माही फिर से दोबारा अपने मायके चली गई, बिना किसी को कुछ बताए। उस दिन भी संजीव शाम को लौटा तो उर्मिला जी चुपचाप उदास सी बैठी हुई थी। संजीव ने फिर से इसका कारण पूछना चाहा तो उर्मिला जी ने कहा, बेटा तू पूजा घर मेरे कमरे में शिफ्ट करा दे, कम से कम सुबह में पूजा करूँ तो तुम लोगों को डिस्टर्ब ना हो। अरे तुम्हें किसने कहा माँ कि हमें कुछ सुबह सुबह डिस्टर्ब होते हैं? उनकी बात सुनते ही उर्मिला जी एकदम से हड़बड़ा सी गई। अरे वो
किसी ने नहीं कहा, पर वो क्या मुझे दिखता नहीं? तुम लोग भी डिस्टर्ब होते होंगे। बस तू तो पूजा घर को मेरे कमरे में शिफ्ट करा दे। इससे पहले कि संजीव कुछ पूछता, उर्मिला जी ऐसा कहकर रसोई में संजीव के लिए चाय बनाने चली गई। अब संजीव के मन में भी हलचल सी होने लगी थी। आखिर कुछ तो है। जब भी माही मायके जाती है तभी माँ ये सब अजीब क्यों जिद करती है? पहले कमरा और अब पूजा घर। जब माही घर पर होती है तब भी माँ और उसके बीच अजीब सा तनाव बना रहता है। कुछ तो बात है, पर माँ बता नहीं रही है। वही पास ही में सोफे पर उर्मिला जी का फोन पड़ा हुआ था। संजीव ने उठाकर चेक किया तो उसमें शाम को माही की मम्मी जी का फोन आया हुआ था। संजीव को सच में अब तो कुछ गड़बड़ होने का एहसास होने लगा था। उसने दोबारा उर्मिला जी से पूछा, पर फिर वो टाल गई। आखिरकार उनकी जिद के कारण संजीव को पूजा घर भी उनके कमरे में ही शिफ्ट करना पड़ा। और दूसरे दिन संजीव जब घर लौटा तो वाकई वो देखकर हैरान रह गया कि माही मायके से आ गई है। पर जब माँ ही नहीं बताना चाहती तो आखिर संजीव पूछे भी तो किससे? माही से बात की तो उसने सिर्फ इतना ही कहा। अब माँ की इच्छा की वो क्या करना चाहती है मैं क्या कहूँ? इसके आगे संजीव भी कुछ न कह सका। पर शक का कीड़ा तो दिमाग में बैठ गया था। आखिर उसका शक यकीन में तब बदल गया जब कुछ दिन बाद माही वापस मायके चली गई। इस बार उर्मिला जी ने संजीव से माही के दहेज में आया हुआ टीवी माही के कमरे में लगाने को कहा। इस बार संजीव बिगड़ गया। ये क्या है माँ? आखिर ये क्या लगा रखा है आपने? जब भी माही मायके जाती है आप बस यही बात करने लग जाती हो। इसको यहाँ सेट कर दो, उसको वहाँ सेट कर दो। आखिर चल क्या रहा है आपके मन में? बताते क्यों नहीं हो आप? संजीव की इस तरह चिल्लाते देख कर उर्मिला जी की आंखों में आंसू आ गए और वह लगभग रोती हुई बोली, बेटा मैं तो बस ये चाहती हूँ कि तुम दोनों खुश रहो। आखिर मेरी उम्र बची ही कितनी है? मेरे कारण तुम्हारा घर ना बसे, मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। उर्मिला जी की बात सुनकर संजीव हैरान हो गया। फिर बड़े प्यार से उर्मिला जी से बोला, माँ सच सच बताओ हो क्या रहा है? रोते रोते उर्मिला जी ने जो बात कही सुनकर संजीव के पैरों तले से जमीन खिसक गई। आखिर संजीव को रोता देखकर माँ के मन में बाकी ना रही। पर फिर भी उसने हिम्मत करके बड़े ही प्यार से उर्मिला जी से पूछा, माँ आखिर बात क्या है? जब तक बताओगी नहीं समस्या का समाधान कैसे निकलेगा? संजीव को इस तरह बोलता देखकर उर्मिला जी ने रोते रोते ही उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा पहले वादा कर, तू मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। मैं अकेली कैसे रहूंगी तेरे बिना? तेरे पापा भी नहीं हैं। भगवान के लिए मुझे वृद्धाश्रम भी मत छोड़ना बेटा। मैं तुम लोगों को परेशान नहीं करना चाहती हूँ। पता नहीं सब कुछ अपने आप हो जाता है। अरे माँ कैसी कैसी बात कर रही हो? खुलकर बताइए ना प्लीज। और मैं क्यों छोड़कर जाने लगा आपको? मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं बेटा हूँ आपका, आपके साथ ही रहूंगा। और कौन कह रहा है आपको कि मैं आपको वृद्धाश्रम छोड़ने वाला हूँ? ये घर आपका है। जिस दिन आपको ऐसा लगे मुझे घर से निकाल देना। उर्मिला जी को संजीव की बातों पर विश्वास हुआ। तब जाकर उर्मिला जी ने बोलना शुरू किया। उर्मिला जी संजीव से कहती है कि बेटा पहले वादा कर, तू ये बात बहू को नहीं बताएगा। संजीव कहता है ठीक है माँ। याद है तुम्हारी शादी के बाद जब माही का भाई उसे अचानक लेने आया था और वो मायके गई थी, तो मुझे तो यही लगा था कि उसके मायके वालों को उसकी याद आ रही है। लेकिन उसके जाने के बाद माही की माँ का फोन आया था। तब मुझे पता चला कि माही ने ही अपने भाई को फोन करके बुलाया था। समदम जी कह रही थी कि मैंने सारा दहेज अपनी बेटी और दामाद के इस्तेमाल के लिए दिया है, लेकिन आपने सारा सामान हॉल में रखवा दिया। सिर्फ एक पलंग, अलमारी और ड्रेसिंग उनके कमरे में रखकर आपने अपने कर्तव्य की अति कर ली। आपकी तो उम्र हो गई है, आप उस सामान को अपने पास रखकर क्या करेंगी?
लेकिन कम से कम बच्चों की इच्छाओं का तो सम्मान कीजिए। अब तो मेरी बेटी उस घर में तभी आएगी जब उसके कमरे में ये सारा सामान सजेगा। अब तू ही बता बेटा कि तेरे उस छोटे से कमरे में सारा सामान कैसे आता। इसलिए मैंने तुझसे कहा कि मेरा सामान तेरे कमरे में शिफ्ट कर दे और तू मेरा कमरा ले ले। कम से कम बहू का दहेज का सामान तो आ ही जाएगा। लेकिन जब माही दूसरी बार मायके गई तब भी मुझे यही लगा कि उसे अपने माता पिता की याद आ रही है। लेकिन यह भी मेरी गलतफहमी ही साबित हुई। माही वहां पहुंची कि थोड़ी देर बाद में ही उसकी माँ का फोन आ गया। कहने लगी कि माही को मेरे कारण अपनी गृहस्थी बसाने में बहुत दिक्कत होती है। बेचारी उसकी बेटी कुछ कह नहीं पाती और आपका बेटा आपका लिहाज कर जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप उनका जीवन दुश्वार करके रखो। आप तो सुबह सुबह अपने पूजा पाठ करने बैठ जाती हो, लेकिन मेरी बेटी की तो नींद खराब हो जाती है। लेकिन समधन जी, समझाना मेरा फर्ज है। आप तो अभी अभी नई सास बनी हैं, पर मुझे तो दो दो बहुएं रखने का तजुर्बा है। बाकी आपकी मर्जी। अब समधन जी ने तुम्हारा ही नाम ले लिया था तो मुझे लगा कि तुम्हारी भी इसमें रजामंदी है, इसलिए मैंने पूजा घर भी अपने कमरे में ही शिफ्ट करवा लिया। लेकिन आज सिर्फ एक टीवी के लिए उन्होंने मुझे इतना कुछ सुना दिया। कहते कहते उर्मिला जी जोर जोर से रोने लगी। संजीव खूब देर तक तो माँ को चुप कराने की कोशिश करता रहा। जब वे चुप नहीं हुई तो संजीव उठकर रसोई में गया और पानी का गिलास भरकर ले आया और उर्मिला जी को देकर चुप कराते हुए बोला, क्या कहा माँ उन लोगों ने? मुझे सब कुछ बताओ, मैं भी तो देखूं कौन किस हद तक जा सकता है। आखिर सुशीला जी थोड़ी तसल्ली खा कर बोली। समधन जी कह रही थी कि इस उम्र में क्या मोह माया के चक्कर में पड़े हो। मैंने टीवी मेरी बेटी के दहेज में यह सोचकर दिया था कि मेरी बेटी दामाद टीवी पर अपने कमरे में आराम से मूवी देखेंगे। वो लोग तो इसका कोई फायदा उठा ही नहीं पाते। आपने तो टीवी हॉल में लगवा दी। मेरी बेटी दामाद की मूवी की जगह इस पर आपके सत्संग चलते हैं। आपको कुछ समझ में नहीं आता कि उनकी भी जिंदगी है। अगर पानी सिर से ऊपर निकल गया तो कहीं ऐसा ना हो कि बेटा बहू आपको छोड़कर अपना बंदोबस्त कहीं और कर लें या फिर आपको वृद्धाश्रम छोड़ आए। गलती सारी आपकी होगी, लेकिन बदनाम मेरी बेटी हो जाएगी। अब तू ही बता बेटा, मैंने उस समय भी तुझे कितना कहा था कि टीवी अपने कमरे में लगा ले, लेकिन तू ही नहीं माना। अब बता इसमें मेरी क्या गलती है? अब तो जब भी समधन जी का फोन आता है या माही मायके जाती हैं तो मुझे घबराहट सी होने लगती है कि अब क्या नया बखेड़ा होने वाला है। तेरे पापा के जाने के बाद मैंने बहुत संघर्ष करके तुझे पाला है। सारे रिश्तेदार साथ छोड़ चुके थे। सोचा था पूरी जिंदगी संघर्ष करते हुए गई, कम से कम तेरी शादी के बाद सुकून के कुछ पल जी लूंगी। पर सच कहूँ तो अब मुझे बहुत डर लगता है। कहते कहते उर्मिला जी के हाथ पांव कांपने से लगे और जीभ लड़खड़ाने लगी थी। ये देखकर संजीव को अपनी माँ पर तरस तो माही और उसकी माँ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। क्या हालत कर दी है उन लोगों ने मेरी माँ की। जैसे तैसे अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए संजीव उर्मिला जी को हिम्मत देते हुए बोला, माँ आपको मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था क्या? आपको शुरुआत में ही मुझे सब कुछ बोल देना चाहिए था। बेवजह परेशान होती रही आप। अगर शुरुआत में ही आप बोल देती तो उसका हल तभी निकल जाता। उर्मिला जी गंभीर आवाज में बोली, नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। जिस तरह से समधन जी बातें करती थी मुझे लगता था कि शायद इसमें तेरी भी रजामंदी है। एक दो बार सोचा भी कि तुझसे पूछ लूं, फिर मुझे लगा कि सामान शिफ्ट करने से ही सारी समस्या का हल निकल रहा है तो गलत क्या है। पर इस बार तो समधन जी कुछ ज्यादा ही बोल गई। उर्मिला जी ने अपनी तरफ से सफाई दी। अगर माही की माँ ज्यादा नहीं बोलती तो शायद आप मुझे कुछ भी नहीं बताती। पर कोई बात नहीं, देर से ही सही, आखिर पता तो चला कि हमारे साथ हो क्या रहा है। आप परेशान मत होना माँ।
अब इसका निर्णय तो मैं बहुत जल्दी ही करूंगा। जीव की बात सुनकर उर्मिला जी घबराती हुई बोली, नहीं नहीं बेटा, तू ऐसा कोई काम मत करना जिससे कोई अन्य समस्या खड़ी हो। मेरे कारण तेरी गृहस्थी खराब नहीं होनी चाहिए, मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी। माँ, गृहस्थी किसी एक इंसान के भरोसे नहीं चलती, इसमें दो लोगों का बराबर का योगदान होता है। पर यहाँ तुम्हारी बहू योगदान देना ही नहीं चाहती, बल्कि सिर्फ लेना चाहती है, तो उसे भी उसकी ही भाषा में समझाना पड़ेगा। विश्वास करो माँ, मैं इस रिश्ते को सिर्फ एक मौका और दे रहा हूँ, नहीं तो जिस तरह का ये रिश्ता है ना, इसका टूट जाना ही बेहतर है, क्योंकि जिंदगी भर के दुख से एक बार का दुख बेहतर होता है। बस अपने बेटे पर विश्वास रखिए, कल का दिन कुछ अलग ही कहानी लेकर आएगा। संजीव की इन बातों से उर्मिला जी को काफी हिम्मत मिली थी। दूसरे दिन जब उर्मिला जी उठी तो देखा संजीव जाग चुका था और फोन पर किसी से बातें कर रहा था। थोड़ी देर बाद उर्मिला जी चाय बनाकर ले आई और दोनों माँ बेटे चाय पीने बैठे। इतने में दरवाजे की डोरबेल बजी। उर्मिला जी ने ही जाकर दरवाजा खोला तो सामने 3 लोग खड़े थे। उर्मिला जी ने हैरानी से उन लोगों से पूछा, आपको किससे मिलना है? तो उनमें से एक लड़का बोला, मैडम, हमें संजीव भैया ने बुलाया है, आप उन्हें बुला दीजिए तो हम हमारा काम शुरू करें। इतने में खुद संजीव बाहर आ गया और आते ही बोला, अरे आ गए आप लोग, चलिए जल्दी जल्दी काम निपटाना है, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सा सामान उठाना है। इतने में उर्मिला जी बोली, तुमने बुलाया है इन्हें? संजीव कौन सा सामान उठाने की बात कर रहा है, मुझे बताएगा आखिर चल क्या रहा है? माँ, बस मेरा साथ दो, हर समस्या का समाधान होता है। कोई सीधे तरीके से समझ जाता है तो कोई दूसरे तरीके से। जिस तरह की हरकतें वो लोग कर चुके हैं, उससे इतना तो समझ में आ गया कि उन्हें सीधा तरीका समझ में नहीं आता, तो बस अब दूसरे तरीके से समझा रहा हूँ। लेकिन तू करना क्या चाहता है, मुझे बता तो सही। अभी भी उर्मिला जी अपने बेटे से पूछे जा रही थी। माँ, बस 1 मिनट कहकर संजीव उन लड़कों को कुछ समझा कर आ गया और आकर उर्मिला जी से बोला, माँ, मुझ पर विश्वास रखो और मेरा साथ दो। थोड़ा सा सख्त तो आपको भी बनना पड़ेगा, बस इतना विश्वास दिलाता हूँ कि गलत कुछ नहीं होगा। फिर संजीव ने अपनी योजना माँ को समझाई। सुनकर उर्मिला जी बोली, सब ठीक तो होगा ना? अभी भी अपनी माँ को हैरान परेशान देखकर संजीव बोला, अरे माँ, क्यों टेंशन ले रही हो, आर्या पार बस, अब आप हिम्मत बनाए रखिए, कहकर संजीव अपनी योजना पर अमल करने लगा। 2 घंटे बाद संजीव अपने ससुराल के दरवाजे पर था। जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया, बड़े साले साहब ने आकर दरवाजा खोला। उस समय घर के लोग नाश्ता कर रहे थे। उसे घर आया देखकर सब लोग हैरान रह गए। माही की दोनों भाभियां भी रसोई से निकलकर बाहर आ गई। वहीं खुद माही और उसकी माँ उसे वहां देखकर हैरान हो गई। इतने में ससुर जी बोले, अरे संजीव जी, आप अचानक यहाँ, सब खैरियत तो है ना? हाँ हाँ पापा जी, आप फिक्र मत कीजिए, सब खैरियत है। इतने में बड़े भैया भी बोले, अरे खड़े खड़े सब देख क्या रहे हो, संजीव जी आए हैं, इनके लिए भी चाय नाश्ता लगवाओ। संजीव ने बड़ी ही विनम्रता से कहा, नहीं भैया, मैं नाश्ता नहीं करूँगा, अभी मैं जल्दी में हूँ, ऑफिस भी जाना है, वो तो मैं ये सामान यहीं रखवाने आया था। संजीव की बात सुनकर सब आश्चर्य से एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। आखिर माही की माँ ने कहा, दामाद जी, कौन सा सामान रखने के लिए बात कर रहे हैं आप? उसकी बात सुनकर संजीव मुस्कुराया और बोला, वही जो बाहर ट्रक में है। ट्रक में? सब हैरान रह गए और फटाफट निकलकर बाहर आए। देखा ट्रक में वो सामान रखा हुआ था जो माही के मायके वालों ने उसे दहेज में दिया था। उस सामान को देखकर घर के सब लोग प्रश्नवाचक नजरों से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वही माही कभी अपनी माँ को तो कभी संजीव को देख रही थी।
आस पड़ोस के लोगों को वहां खड़ा देखकर बातें करते हुए देख माही की माँ बोली, दामाद जी ये क्या हरकत है? आप भला ये सब सामान यहाँ क्यों लेकर आए हैं? यहाँ यह सब लाने से पहले आपने एक बार भी नहीं सोचा कि हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? देखिए बाहर सब लोग खड़े होकर कैसे देख रहे हैं। माही के पापा भी बोले, दामाद जी ये सब क्या है? मुझे तो अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। संजीव हाथ जोड़कर समझाते हुए बोला, देखिए ससुर जी, ये दहेज आपकी बेटी का है जिसे आप लोगों ने दिया है, लेकिन वो घर तो मेरी माँ का है जो मेरे पिता ने बनवाया था। अब माँ ने साफ कह दिया है कि या तो तुम अपना नया मकान खरीद लो या फिर जिसका दहेज है उसके घर पहुंचा दो। मेरे घर में इस दहेज की कोई जगह नहीं। आखिर जब से ये दहेज घर आया है मेरा चैन और सुकून खो गया है। तभी बीच में माही की माँ बोली, आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ कहिए, आखिर समस्या क्या है आपकी माँ को? संजीव हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, बस यही सासू माँ की अगर दहेज में आप मकान भी दे देती तो आपकी बेटी को थोड़ी सहूलियत हो जाती, उसे यूं परेशान नहीं होना पड़ता और उसे बार बार यूं मायके आकर नहीं बैठना पड़ता। संजीव की बात सुनकर ससुर जी बड़े भैया सासू माँ को घूर घूर कर देख रहे थे। वहीं दोनों बहुओं की नजर भी सासू माँ पर ही टिकी थी। सासू माँ ने तो चुप रहना ही ठीक समझा। आखिर उनकी पोल जो खुल रही थी वो भी बेटे बहुओं के सामने। उन्हें समझ में आ गया था कि संजीव को सब पता चल चुका है और इस बार समधन भी थोड़ी सख्त हो गई है। लेकिन इतने में माही भी बोली, मेरे माता पिता की इज्जत की आपको कोई परवाह नहीं जो आप उनका दिया हुआ दहेज का सामान यहाँ लेकर आ गए। ये भी नहीं सोचा कि मेरे माता पिता के दिल पर क्या बीतेगी। बैठकर भी तो बात की जा सकती थी ना। उनकी बात सुनकर संजीव बोला, अच्छा बैठकर भी बातें होती हैं क्या? मुझे तो पता ही नहीं था, क्योंकि तुमने कभी हमसे बात की ही नहीं। जब भी कोई समस्या होती तुम मायके आकर बैठ जाती थी। पीछे से सासू माँ फोन करके मेरी माँ को परेशान करती थी, यहाँ तक कि मेरी माँ को धमकी दे डाली कि उनकी बात नहीं मानी तो कल को बेटा बहू अलग हो जाएंगे या आपको वृद्धाश्रम छोड़ आएंगे। तब तुम्हें मेरी माँ के बारे में ख्याल नहीं आया था। अब माही से भी कुछ कहने न बनता था। घर में सबको माही और सासू माँ के बारे में पता चल चुका था। आखिर बेटी कैसी भी हो, आखिर है तो बेटी ही। एक पिता उसका घर टूटते कैसे देख सकता था? उसका घर न टूटे इसलिए ससुर जी हाथ जोड़कर संजीव से बोले, माफ करना दामाद जी, हमें तो लगता था कि हमारी बेटी हमसे मिलने खुशी खुशी आई है, वो भी आप लोगों की रजामंदी से। पर आज तक जो हुआ सो हो गया, पर आज के बाद ऐसी कोई हरकत नहीं होगी जिसके कारण आपको या समधन जी को परेशान होना पड़े। अब आप हमारा थोड़ा सा मान रख लीजिए। आप इस दहेज के सामान को यहाँ से रवाना कर दीजिए। अपने ससुर जी को हाथ जोड़े देखकर संजीव ने उनके हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, माफ करना पापा जी, मैं ये सब करना नहीं चाहता था, पर जिस तरीके से कल मेरी माँ को मैंने रोते हुए देखा तब जाकर मैंने यह कदम उठाया। आखिरकार ससुर जी ने दहेज के ट्रक को वापस संजीव के घर भिजवा दिया और खुद माही और अपनी पत्नी को लेकर संजीव के घर की तरफ रवाना हो गए। वहां जाकर समधन जी से माफी मांगी और भविष्य में ऐसा नहीं होगा इसका उन्होंने आश्वासन दिया। दोस्तों, आपको यह भावुक और प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी और कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया, कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।